हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर खत्म कर लिया था। आज हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम अपना चैप्टर। आज पहले इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था, चार्जेस। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम चार्जेस ही पढ़ेंगे। चार्जेस मेनली कौन से चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन और थोड़ा बहुत प्रोटॉन पढ़ेंगे। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इतना हमें पता है। करंट कैसे बनता था, करंट बनता है हमारा मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता था तो हमारा करंट बनता था, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रॉनिक करंट, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहा है, कौन सी साइड, राइट में, तो करंट के डायरेक्शन हम क्या कंसीडर करते थे, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे अब यूज होगा। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में थोड़ा सा यूज होता है, यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो करंट की इस साइड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है यानी लेफ्ट में, तो करंट जाएगा लेफ्ट में। इलेक्ट्रॉन राइट में तो करंट लेफ्ट में, अपोजिट डायरेक्शन, इतना हमें पता है। अब देखिए, फोर्सेस लगती हैं। अब क्या होता है, चार्जेस आते हैं ना, तो चार्जेस साथ साथ फोर्सेस भी लगते हैं। फोर्स क्या होता है, किसी चीज में पुलिंग या पुशिंग इफेक्ट, किसी चीज को आप धक्का दे, किसी चीज को खींचे अपनी तरफ, ये दोनों क्या कहलाती हैं, इस इफेक्ट को फोर्सेस कहलाती है। अब अलग अलग तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करती है नेचर में। कुछ फोर्स होते हैं जैसे मस्कुलर फोर्स, जो हम हाथों से लगाते हैं किसी चीज पे। कुछ फोर्स ऐसे होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, फोर्स दिखाई तो कोई नहीं देती। कुछ फोर्स ऐसे होती है जो हमें पता नहीं चलता, बिना टच करे किसी चीज पे लग जाती है। जैसे आपने बचपन में ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा था, जो क्या होता था, अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींचती थी। तो वो फोर्स क्या होता है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट से टच नहीं है लेकिन फिर भी अपनी तरफ खींच रही है। ऐसी एक तरह की फोर्स का नाम होता है जो चार्ज के बीच में रखती है। उन फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स। दो तरह की फोर्सेज होती हैं जो लगती है चार्जेस में, बट कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती हैं। तो हमें वो कंडीशंस देखनी है। पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यहां पे समझ ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कब लगेगी, फिर हम समझेंगे मैग्नेटिक फोर्स। देखिए, एक मिनट, देखिए, तो पहले हमें समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन चार्जेस। जरूरी नहीं है कि दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिटवीन चार्जेस। बट कंडीशन क्या है, व्हेन दे आर एट रेस्ट, वो रेस्ट पे होने चाहिए हो चार्जेस, तब जो उन पे फोर्स लग रही है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह एक कंडीशन है। और इफ और एटलीस्ट और इफ टू चार्ज present just present one should at least one must be at rest। देखो मतलब क्या हुआ, या तो दोनों ही चार्जेस, मतलब हम सिस्टम मोस्टली कंसिडर करके चलते हैं दो चार्जेस, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से, ठीक है। दो चार्ज हमने लिए सपोज, कौन से हम कोई से ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं होता। ये मान लिया हमने पॉजिटिव लिया, ये हमने नेगेटिव लिया, दो चार्जेस हैं, फिलहाल ये मूव नहीं कर रहे, तो इनके बीच में क्या फोर्स होगी, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, याद रखिएगा। लिख देते हैं, जैसे हमेशा नेगेटिव आपस में एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, आपको पता होगा। सेम चार्जेस दूर फेंकते हैं, और पॉजिटिव भी आपस में एक दूसरे को दूर ही फेंकेंगे।
रिपेल, ठीक है। लेकिन अगर सेम चार्जेस हो, अपोजिट चार्जेस हो, तो जैसे मान लीजिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे चार्जेस रेस्ट पर ही होते हैं, तब वो इस फोर्स की वजह से मूव करते हैं थोड़ा। ठीक है, अपोजिट, ये पूरा लिख लेते हैं बस। ठीक है, ये देखिए, मतलब चार्जेस या तो रेस्ट पर ही रहे या फिर एक आध चार्जेस मूव करे, मूविंग में भी लगती है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं लगती, या हम उसे स्टडी कर पाते। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। याद रखिए, स्टैटिक वर्ड का ही मतलब होता है रेस्ट। ये काम ही तब करती है जब चार्जेस रेस्ट पर हो, मूविंग चार्जेस पे काम करना कम कर देती है। कैसे? जैसे मान लिया आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये चार्ज अभी रेस्ट पर है तो एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जब अट्रैक्ट हो तब तो मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या खत्म हो जाएगी फोर्स? नहीं, तो फोर्स तब भी लगेगी। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मूव करते खत्म हो जाती है फोर्स, फोर्स लगती रहती है कंटिन्यूअसली। चार्जेस चाहे मूव करे रेस्ट करे, लेकिन क्या रहता है मूविंग चार्जेस में हमारे लिए उसे कैलकुलेट करना काफी टफ रहता है, तो हम कंसिडर मोस्टली रेस्ट के चलते हैं, लेकिन लगेगी दोनों केस में, मूविंग चार्जेस में भी लग जाती है और रेस्ट पर भी लग जाती है। ठीक है, सिर्फ रेस्ट, मोस्टली रेस्ट पर लगाते हैं। जैसे अभी रेस्ट पर है तो इनमें लग जाएगी फोर्स अट्रैक्ट। इतना समझे, सिंपल समझे। देखिए, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे बनी है? जब चार्जेस रेस्ट पर थे, दो चार्जेस रेस्ट पर होंगे तो उनके बीच में लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन केस अगर वो मूव कर रहे हैं, दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं, तब उनके बीच में वो फोर्स नहीं लगती। जैसे ये दो चार्ज का सिस्टम है, इफ बोथ मूव देन it does not act as much। ठीक है, तब ये फोर्स इतनी नहीं लग पाती, मतलब ये है हमारा। ठीक है, उस टाइम इस फोर्स की वैल्यू इतनी नहीं होती कि लग पाए, बहुत बहुत माइन्यूट से क्वांटिटी में लगती है फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब समझे, वो फोर्स जो चार्जेस में रेस्ट पर लगती है या फिर मूव करेंगे तो इतनी नहीं लग पाती एटलीस्ट। अब मूविंग फोर्स में ना हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, दिक्कत ये लग तो रही हो कि ऐसा नहीं है, लगेगी तो, लेकिन बहुत कम लगती है, तो हम इसे कैलकुलेट भी नहीं कर पाते। मूविंग चार्जेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का। अगर दो चार्जेस मूव कर रहे हैं तो हम उन पे डायरेक्ट अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फॉर्मूला है हमारा, जिससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं, वो हम लगा के कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो फॉर्मूला हमारा फेल हो जाता है। उस टाइम यहाँ पे फोर्स लगती है लेकिन हम पता नहीं कर पाते उसका, तो हम स्टडी भी नहीं करते, ज्यादा मोटिव ही रहता है। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर नाम रेस्ट रखा है तो सिर्फ रेस्ट पर ही लगेगी, ऐसा नहीं है, मूविंग चार्जेस पर भी लग सकती है, ये बात याद रखिएगा। कैसे कैसे लगती है? फोर्स बिटवीन चार्जेस, और एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हो सकते हैं, व्हेन दे आर एट रेस्ट और इफ वन और एट रेस्ट, इफ टू चार्जेस वन एट रेस्ट। मतलब अगर, ठीक है, दो चार्जेस मूव कर रहे हैं तब तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंसिडर करिए, मान लीजिए एक मूव करने में से, मान लीजिए ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है एक, इसके चार्जेस, एक रेस्ट पर है एक सर्कल में मूव कर रहा है, तब भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो भी हम कंसिडर कर लेंगे फोर्स को, तब हम कैलकुलेट कर पाते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं आती। ठीक है, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा रहता है जैसे हमने ना पकड़ के रखा होता है चार्जेस को, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, छोड़ेंगे ना तो तुरंत आपस में चिपक जाएंगे चार्जेस, इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। दिक्कत क्या रहती है? बाकी काफी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, ज्यादा दूर पे नहीं लग पाती। इट इज, ये पॉइंट लिखिए, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट रेंज है फोर्स, बहुत लंबी नहीं लगती, क्योंकि अगर लंबी नहीं लग पाती इसकी फोर्स की है, अगर दूर कर देंगे ना बहुत चार्जेस को, तो उनके बीच में फोर्स इतनी कम हो जाएगी कि फील भी नहीं होगी। अगर आप मान लीजिए कितनी छोटी होनी चाहिए रेंज, पता है कितनी छोटी होनी चाहिए? करीब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इतनी दूर चार्ज लग जाएंगे। लेकिन अगर हमने 1 मीटर दूर रख दिया ना चार्जेस, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इतनी दूर रख दिए,
तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग पाएगी, फील ही नहीं होगा मैं इतनी कम होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी कम रहती है। तो ये फोर्स डेवलप कैसे हुई? पहली बात चार्जेस की वजह से। इसके आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं कि अगर जैसे हमने करा होता है कि कॉम को हम रब करते हैं और फिर उससे पेपर अट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। जब हम कॉम को रब करते हैं तो वहां पे चार्ज आ जाता है और पेपर पे भी चार्ज होता है, तो क्या होता है? वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, चार्जेस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होने लगती है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स हमने पहले करे होते हैं कि कॉम से हम उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा आपने बचपन में किया हो, वो सर पे रगड़ के फिर करते थे, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि सर रगड़ के और फिर से पेपर अटैच करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो बचपन में हम पढ़ते हैं। ये फोर्स कब लगता है? जब चार्जेस रेस्ट पे हो। वहां पे रेस्ट पे तो रहते हैं, भाई आपने रगड़ा कंघे पे आ गया चार्ज, आप चार्ज कंघे मूव थोड़ी कर रहे, चार्ज पेपर पे है, पेपर भी रेस्ट पर है, लेके गया पास चार्ज से, चार्जेस से पेपर उड़ गया दूर, तो यही तो रहता है उसमें, पेपर दूर उड़ गया, इससे चिपक गया, यही तो चीज होती है। या तो कई बार दूर भी चला जाता है, दूर तो जाने नहीं जाता, दूर भी जा सकता है, पास भी आ सकता है, ज्यादातर पास आ जाता है, अपोजिट चार्ज होते हैं क्योंकि, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि अगर मूव करे चार्ज तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, लगेगी तब भी, हमेशा लगती रहती है। ये कंसिडर हमेशा करेंगे हम, दो चार्जेस है तो लगेगी चाहे मूव कर रहे हो। लेकिन क्या रहता है, मूविंग जब दोनों चार्जेस मूव कर देंगे तो हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता, मतलब उसका इतना वैल्यू नहीं करते कि भाई जिस चीज को हम कैलकुलेटिंग कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, तो उसकी वैल्यू हम क्यों करें? उसका वो हमारे लिए वेस्ट, यानी एक तरह के समझ नहीं पा रहे, वो इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर छोड़े चले जाए, भाई समझ ही नहीं आ रहा, नहीं, मतलब ये समझ नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे कैलकुलेट करना भी वेस्ट रहता है क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता, कोई यूज नहीं बनता, इसलिए नहीं करते हम। ये नहीं कि हमें समझ नहीं आ रहा तो छोड़ देना, नहीं, क्योंकि ये हमारे इस काम की नहीं है, इसलिए तो हम इसे कंसिडर नहीं करते। तो क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स जो दो चार्ज के बीच लगती है, चाहे मूव कर रहे हो चाहे रेस्ट हो। ज्यादा सिग्निफिकेंस रेस्ट पर है तब लगता है, सिग्निफिकेंस मतलब होता है काम में आने वाली चीज, कितने काम में आ रही है हमारी, ज्यादा रेस्ट में लगती है, मूविंग में लगती है, तो हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते। या फिर तब कैलकुलेट कर पाते हैं अगर एक चार्ज मूव कर रहा हो एक रेस्ट पर हो, एक मूव कर रहा हो एक रेस्ट पर हो, दोनों मूव करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसे एक बार नोट करिए, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसे क्यों, तो देखिए, तो हमने पढ़ा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा सिग्निफिकेंस कब होता है? रेस्ट पे होती है, क्योंकि मूविंग चार्ज, अगर दो चार्जेस साथ साथ मूव कर रहे हैं तो हम उन्हें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे फोर्स को, क्योंकि क्या रहता है, मूव कर रहे हैं साथ साथ, हमारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, तो वहां पे उसको कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब इंट्रोडक्शन आता है मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स यहीं से, अब ये कब आता है? देखिए मैग्नेटिक फोर्स से समझ में क्या आता है? मैग्नेटिक फोर्स से मैग्नेट का नाम आ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे मैग्नेट कंसिडर हुई, ठीक है। मैग्नेट, उसकी भी बात करेंगे, पहले बात करते हैं ये फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ये भी सेम इस तरह की फोर्स है, कहां का लगती है? द फोर्स बिटवीन चार्जेस एंड मैग्नेट्स, मैग्नेट्स में भी लगती है, इसलिए इसका नाम मैग्नेटिक फोर्स पड़ा है, सीधी सी बात है। कैसे लगती है वो बात करेंगे अभी। मैग्नेट्स, इतना तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो जब चार्ज रेस्ट पर हो या थोड़ा बहुत एक आध चार्ज मूव कर रहा तो हम उसे कैलकुलेट करवाते हैं, ठीक है। मूविंग चार्ज में इतना कैलकुलेट नहीं करते, रेस्ट पे करते, तो उसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की। पहले समझ लेते हैं कैसे बनती है फोर्स, ठीक है, कहां कहां पे हमें इसका असर दिखता है, कैसे डेवलप होती है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आए एक साइंटिस्ट ओरेस्टेड, इसका एक बुक में आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो येलो कलर के बॉक्स देता है, उन्होंने डिस्कवर किया था इस फोर्स को, डिस्कवर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एक मिनट देखिए इसे, हाँ अब कैसे करा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल इतना याद रखें ओरेस्टेड ने
इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था जिसमें हमें मैग्नेटिक फोर्स दिखी थी कहीं से। कैसे दिखी थी बात करेंगे। देखिए इनने क्या किया था शुरू में, इनने क्या किया, कंसिडर किया, एक सर्किट बनाया इन्होंने वायर का, वायर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल, करंट ऐसे फ्लो होगा पॉजिटिव साइड से, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा हो कहीं, इस साइड से ऐसे घूम के वापस आ जाएगा, ये तरीका रहता है। इन्होंने क्या किया, कंपास देखा आपने, जो कंपास आता है मैग्नेटिक कंपास होता है जिसको पहाड़ियों में डायरेक्शन यूज करते हैं, वो वाले कंपास को, उसमें क्या होता है मैग्नेटिक निडल लगी होती है। मैग्नेटिक निडल ले लीजिए या कुछ भी मैग्नेट ले लीजिए, उसको धीरे से इसके पास लेके गए, ठीक है, वो नॉर्थ साउथ कंपास, मान लीजिए ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, और वो ऐसे निडल है, ठीक है, ये जो है, तो क्या देखा इन्होंने, जब इस वायर के पास ले गए ना, ये निडल डिफ्लेक्ट होने लगी, इस पर कुछ धक्का लगा जिससे डिफ्लेक्ट हुई एक डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर गई, ऐसे मूव कर गई, कुछ इस तरह से इसने मोशन शो किया। अब मोशन, कोई चीज मूव कब करती है, जब उस पर किसी तरह का फोर्स लगे। फोर्स कैसे लगा, जब किसी वायर के पास लेके गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, निडल डिफ्लेक्ट हुई, मतलब उसमें कुछ फोर्स लगा, वो इधर उधर गई, तो यहां से डेवलप हुआ मैग्नेटिक फोर्स, कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया, यहीं से हमने नाम दिया कि जो मैग्नेटिक निडल है, ये मैग्नेटिक निडल है, और दूसरा ये क्या है, करंट। तो इन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया रॉस्टेड ने, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक करंट आपस में कहीं रिलेटेड है। तो जहां पे मैग्नेटिक फोर्स की स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड बातें करते हैं, उस ब्रांच को हमने, साइंस की ब्रांच है, उसको नाम दिया हमने इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फोर्स एंड चार्जेस, ठीक है। तो इन्होंने ये पहला एक्सपेरिमेंट करा, इससे इन्हें थोड़ा सा आइडिया लगा कि कहीं ना कहीं मैग्नेट जो यहाँ पे कोई अगर मैग्नेट रखेंगे ना, तो वो भी डिफ्लेक्शन शो करती है। इवन कोई हम जो मैग्नेट्स होती है ना हमारी इस टाइप की नॉर्थ साउथ, तो ये भी सेम वही फिनोमेना शो करेगी, ये भी डिफ्लेक्ट होगी इधर उधर। ना सिर्फ ये, इवन कोई रॉड, मेटल की रॉड है, वो भी डिफ्लेक्ट हो सकती है, मेटल की रॉड भी डिफ्लेक्ट हो सकती है, उसमें चार्ज होना चाहिए ना, चार्जेस मूव करते हो, बट उसके थोड़ी कंडीशन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसकी कंडीशन अलग है, मेटल रॉड कैसे डिफ्लेक्ट होगी। फिलहाल हमने तो समझा कोई मैग्नेट हो या कोई निडल, जब इसके पास लेके गए तो ये कुछ डिफ्लेक्ट हुई, इससे पता चला यहाँ पे कोई फोर्स बन रही है, मैग्नेटिक फोर्स, उस फोर्स को हमें स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या पता चला, हमने सिंपल में क्या पढ़ा, ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, यहाँ से उन्होंने टर्म निकाली मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक्सपेरिमेंट किया, वायर सर्किट बनाया, करंट फ्लो हुआ, उसके सामने मैग्नेटिक कंपास रखा, ये मैग्नेटिक निडल कंपास, जब इसको इसके पास लेके गए तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, हिल रही है इधर उधर, तो इसलिए इनको नाम दिया, यहाँ से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया। अब बात आती है मैग्नेटिक फोर्स, ये कैसे बनी। देखिए रेस्ट चार्ज में कौन सी लगती थी, मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती थी, मूविंग चार्जेस में ये लगेगी। तो यहां से क्या टर्म निकाली हमने, मूविंग चार्जेस, जब चार्जेस मूव करेंगे तब लगेगी ये फोर्स। इसके लिए कंडीशन क्या है, ये फोर्स कब लगती है, ओनली मूविंग चार्जेस, ओनली मूविंग चार्जेस। इसके लिए शर्त है दोनों चार्जेस मूव करने चाहिए, दोनों, तीनों, तिगने, जितने भी चार्ज हो, अगर वो मूव कर रहे हैं तभी ये फोर्स कंसिडर हो, तभी फोर्स लगती है और कंसिडर भी होती है। रेस्ट पे ये फोर्स नहीं लगती। रेस्ट पे कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब मूव करेंगे तब हमारी ये वाली फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। इतना समझे हमने, मैग्नेटिक फोर्स में लगी या फिर मैग्नेट्स में लगती है, वहां पे भी चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा, पहले मैग्नेटिक फोर्स समझा, एक्सपेरिमेंट समझा कैसे डेवलप हुई, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगती है, मूविंग चार्जेस में लगेगी या फिर मैग्नेट्स में लगेगी, और एस्टेटिक एक्सपेरिमेंट समझे कैसे इसने थोड़ा डिस्कवर किया कि मैग्नेट्स और कहीं ना कहीं करंट आपस में रिलेटेड है। इसमें जहां पे हम स्टडी करते हैं ये सारी चीजें, मैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस के बारे में, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो वर्ड कहां से है, इलेक्ट्रिसिटी से,
इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रो वर्ड आया, और मैग्नेटिज्म वर्ड कहां से आया, मैग्नेटिक फोर्स से, मैग्नेट से। तो इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, ये मैग्नेट के लिए। तो इन दोनों का इसने कुछ रिलेशन बताया ओरेस्टेड ने, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। इन्होंने एक वो बना दिया कि इन्होंने लॉ दे दिया कि आपस में कुछ रिलेटेड है, ठीक है, इतना समझे कि आपस में रिलेटेड है। तो अब इनको बाद में आगे स्टडी चली, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ा गया। एक बार से नोट कर ली। अब समझते हैं आगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। पहले ये देख लेते थोड़ा सा कहाँ, पहले चीज समझ लेते हैं कैसे ऐसा लगता है। मैग्नेट तो सिंपल आपको पता है भाई, कोई भी मेटल की चीज आप मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, उसको अट्रैक्ट करती है, या फिर दो मैग्नेट्स आपस में लेके जाते हैं तो कई बार अट्रैक्ट करती है, कई बार रिपेल करती है। वो जहाँ पे जो भी फोर्स लगती है वो सारी होती है हमारी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, वो सारी मैग्नेटिक फोर्स होती है। पहले समझ लेते हैं चार्जेस के बीच में कैसे लगती है। सपोज हमने कंसिडर करा देखो हमने क्या किया, सपोज हमने एक चार्ज लिया पॉजिटिव और एक चार्ज लिया हमने नेगेटिव, रेस्ट पर है दोनों। इफ पहली कंडीशन, इफ रेस्ट ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ESF लिख दिया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क, और दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, सिंपल बात खत्म। इफ सेकंड पॉइंट आया, स्टार्ट मूविंग, तब क्या होता है, तब हम ये वाली फोर्स कंसिडर नहीं करते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में नहीं लगेगी, वो बहुत माइनर होती है, उसे हम कैलकुलेट नहीं करते, ना के बराबर मानते हैं। तब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट, तब यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब ये सिर्फ मूविंग चार्जेस पे एक्ट करेंगे। एक्ट करने का मतलब वही है, या तो अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, सिंपल सी बात है। फोर्स का मतलब होता है पुश या पुल, तो या तो एक दूसरे तरफ पुश होंगे या पुल होंगे, बस एक तो चीज हो सकती है, एक दूसरे तरफ पुश हो जाए या फिर एक दूसरे तरफ आ जाए, ये तो कंसिडर किया जा सकता है। या फिर और तो कोई कंडीशन बनेगी, कैसे किस डायरेक्शन में जाएंगे वो हम समझेंगे। तो हमने समझा मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मूविंग चार्जेस में भी लग जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ ही मूविंग चार्जेस में लगेगा, रेस्ट पे कभी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में लग जाता है ज्यादातर, लेकिन यहां पर नहीं लगेगा। यहां पे मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस में लगेगा, ओनली मूविंग चार्जेस, सिर्फ मूविंग चार्जेस ही चाहिए हमें, रेस्ट वाले चार्जेस पे कभी नहीं लगेगा। फिर बात आती है मैग्नेट्स की। मैग्नेट्स में आपको पता ही है, होगा खेल सारा चार्जेस से। मैग्नेट में भी सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। मान लीजिए हमारे, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है, इस टाइप की होती है कुछ। तो क्या होता है इसमें भी मान लीजिए कोई आयरन का पीस लाए, पास में आयरन है, तो क्या होता है, वो भी अट्रैक्ट हो जाता है। ये कौन सी फोर्स है यहाँ भी, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट से तो मैग्नेटिक फोर्स से लगती है, मैग्नेट से तो, मैग्नेट की तो बात ही नहीं है। बात आती है करंट में, कब लगते हैं, करंट से लगते हैं। ये चार्जेस में कैसे लगेगी, चार्जेस में तब लगती है जब मूविंग हो, रेस्ट पे नहीं लगेगी मूविंग मैग्नेटिक फोर्स, रेस्ट पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। अब चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, चार्जेस मूव करते तो क्या बनता है, करंट, मूविंग चार्जेस। तो यहां पे लिखते हैं चार्जेस मूव करते हैं तो करंट बनता है, तो लिखेंगे हम मूविंग चार्जेस फॉर्म करंट। ये तो हमें पता ही है कि जब चार्ज मूव करते हैं तो करंट बनता है, बस करंट बन गया। मतलब करंट बनेगा तभी हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज मूव करेंगे तब करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो ना करंट भी बनता और ना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। बस यहाँ पे दोनों काम करते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, यहाँ पे बहुत कम देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को देते हैं ज़्यादा। और मैग्नेट्स में तो सारी जगह मैग्नेटिक फोर्स ही लगता है, मैग्नेट में ले लीजिए, और भी जगह पे लग सकता है फोर्स, ठीक है। इतना लिखिए। दूसरी टर्म आती है, इतना लिखिए पहले, हाँ। अब बात आती है थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेट के अराउंड, फिर पढ़ेंगे चार्जेस के अराउंड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहले मैग्नेटिक फील्ड समझिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सिंपल क्या होता है, एक चुंबक बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारी बार मैग्नेट है एन एस, कैसे बनाते हैं सही से समझ मारिए पूरी। ये हमारी बार मैग्नेट है, इसमें क्या होता है, एक साइड से रेड होती है, एक साइड से ब्लैक होती है, और भी कलर में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा रेड और ब्लैक रहेगी। इस तरह की हमारी बार मैग्नेट होती है। क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप मैग्नेट उसके पास कोई आयरन का टुकड़ा लेके जाए, आयरन फिलिंग्स भी बोलते हैं यहाँ पे, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, आयरन फिलिंग्स, पास लेके जाते हैं तो ज्यादा तेज से अट्रैक्ट होता है, थोड़ा दूर रखते हैं तो कम होता है, पास लेके जाते हैं तो ज्यादा तेज से अट्रैक्ट होती है कोई चीज, लेकिन अगर दूर रखते हैं तो कम होती है। तो ये क्या है, अगर पास लेके जाते हैं तो फोर्स ज्यादा लगता है, और दूर लेके जाते हैं तो कम लगता है। और एक टाइम ऐसा है, आप ज्यादा दूर करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा फोर्स लगना ही बंद हो जाए उनके बीच में, इतना कम फोर्स होगा कि हमें फील नहीं होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां पे फोर्स बिल्कुल जीरो हो गया, हमने कंसिडर करके चला अपनी तरफ से, और एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके अगर और बियॉन्ड गए तो फोर्स जीरो है ही है भाई, सिंपल सी बात है। ये मान लीजिए आयरन का टुकड़ा है हमारा, पास में है तो इस पर अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट, थोड़ा दूर करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, लास्ट पॉइंट, एट विच इट अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट। एक पॉइंट आएगा लास्ट में जहां पे मैक्सिमम से उस दूरी के बाद पे जहां ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस पॉइंट पे अगर आयरन फिलिंग है तो थोड़ी बहुत वो अट्रैक्ट होगी, लेकिन अब अगर इससे बियॉन्ड गए ना, इसके इधर आ गए, तो इस पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेट सब ये इतनी दूर आ गया कि इस पे मैग्नेट काम ही नहीं कर पा रही है अपना फोर्स लगाने का, नो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। यही सेम केस दो मैग्नेट्स के बीच में हो सकता है। दो मैग्नेट्स को इतना दूर कर दीजिए कि उनके बीच में फोर्स अब लग ही नहीं पा रहा, तो एक लास्ट लिमिट आई ना हमारे पास, वो लास्ट पॉइंट, इससे अगर बियॉन्ड रहे तो फोर्स नहीं लगेगा, इस पर रहे फोर्स लगेगा, इससे पास रहे तो भी फोर्स लगेगा, इससे दूर जाने पर फोर्स नहीं लगता। तो ऐसे क्या रहता है, कुछ फील्ड बनाते हैं, तो इससे क्या हो, एक एरिया बन गया मैग्नेट के। अगर ये मैग्नेट अगर इधर रखी होती तब भी सेम वही केस रहता, फोर्स ऊपर से लग सकता है, अट्रैक्ट हो सकती है किसी भी पोल की तरफ, इस साइड रखते तो भी सेम रहता। मेजर क्या करना है, हमें दूरी मेजर करनी है सेंटर से, मैग्नेट के सेंटर से लेके वो दूरी लास्ट, कि कितने एरिया तक लग रहा है हमारा फोर्स। इससे अगर दूर जा रहे हैं मैग्नेट से तो हमें फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन अगर इसके करीब है तो हमारा फोर्स लग रहा है। तो यही टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड की, द एरिया इन विच मैग्नेटिक फोर्स एक्ट। सिंपल डेफिनेशन अभी के लिए, अभी इसको और समझते हैं। एरिया एट विच मैग्नेटिक फोर्स एक्ट, ठीक है, इसे लिखिए, ठीक है। इसको और समझते हैं अच्छे से। सिंपल हमने एक मैग्नेट बनाई, नॉर्थ साउथ, यहां पे हमने मान लिया दूसरी मैग्नेट रख दी, मैग्नेट फोर्स लग रहा है इस पे, इससे दूर जा रहे हैं तो भी फोर्स लग रहा है, लेकिन ये मान लिया लास्ट पॉइंट है, इस पे फोर्स लग रहा है, इसके अगर बियॉन्ड जा रहे हैं, बियॉन्ड नो फोर्स एक्ट, लेकिन अगर इसके करीब है तो फोर्स लगेगा।
ये है ना, इसके अगर इस पॉइंट पर भी है तो भी फोर्स लगता है, इसके आगे है तो भी फोर्स लगता है, लेकिन इसके पीछे नहीं लगता। ये चीज इस साइड फॉलो हुई तो इस साइड भी होगी सेम। इसे ये एरिया इस साइड बनेगा, यहां पर बियॉन्ड नो फोर्स एक्ट। अगर इस पॉइंट पे इस पॉइंट से इधर लाएंगे तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। यही नीचे की तरफ भी होगा और यही चीज ऊपर की तरफ भी होगी। तो एक एरिया डिसाइड हो रहा है मैग्नेट के लिए कि इस एरिया के अंदर तो मैग्नेट अपना काम करेगी, लेकिन अगर इससे दूर चलेगी ना कोई ऑब्जेक्ट तो उस पर मैग्नेट अपना फोर्स नहीं लगा पाएगी। तो ये एरिया डिसाइड हो गया इस तरह, पूरा एक एरिया हो गया मैग्नेट के चारों तरफ एक सर्कल। इस एरिया के अंदर तो हमारा फोर्स लग जाएगा, लेकिन अगर इससे दूर गए एक सर्कल में, इस सर्कल से, तो मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। इस एरिया को हमने नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एरिया इन विच फोर्स एक्ट, मैग्नेट का फोर्स जिस एरिया में एक्ट करेगा उस बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बात आती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पे। एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्ट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इतना समझे। अब बात आती है भाई फोर्स लगता है। तो ये तो हमने समझा, इस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की ना कुछ डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फोर्स एक्ट करता है किसी भी चीज पर। आयरन फील्ड पे अट्रैक्ट होगा वो या रिपल होगा, तो वो भी डिसाइड होता है इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कभी भी अट्रैक्ट हो जाएगा कभी रिपेल हो जाएगा, नहीं। कुछ डायरेक्शन होती है, उसके अकॉर्डिंग कोई चीज अट्रैक्ट होती है रिपेल होती है। मैग्नेट्स के लिए भी सेम केस है, अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। आयरन फीलिंग्स तो अट्रैक्ट हो जाती है ज्यादातर। तो क्या रहता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इट हैज डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है ये एरिया। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन। अभी तो हमने सर्कल में ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम इसको प्रॉपर ड्रॉ करते हैं कुछ लाइंस की फॉर्म में। इट हैज डायरेक्शन एंड ड्रॉ इन सम इन फॉर्म ऑफ लाइंस। ठीक है, मतलब क्या समझा हमने। देखिए, ये एरिया को भी हम ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते। इस एरिया को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उस छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पूरा ड्रॉ करते हैं विद डायरेक्शन। डायरेक्शन ही होती है इसकी कुछ, और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। तो हम इस एरिया के लिए कुछ डायरेक्शन बनाते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इसकी डायरेक्शन बनाएंगे पूरी, कि कैसे मैग्नेट के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब एक्ट करता है। और उसमें कोई चीज अगर एंटर करती है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कैसे वो चीज उस पर फोर्स एक्ट करेगा और कैसे मैग्नेट के अराउंड मूव करेगी। ये सारी चीजों को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आयरन फीलिंग्स भी इसी तरह ही मूव करेंगी, ऐसा नहीं सिर्फ चला जाएंगे, ठीक है, समझे। जैसे जैसे दूर जाता जाता है मैग्नेट से, तो मैग्नेटिक फोर्स कम होता जाता है, वीक होता जाता है, और एक टाइम के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। जिस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इस फील्ड की होती है कुछ डायरेक्शन, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो उस डायरेक्शन, और कुछ लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। इन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको हम बोलते हैं। इन लाइंस की फॉर्म में हम अपना पूरा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। उस छोटे छोटे पार्ट्स में से को लाइनों की फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। उन लाइंस से हम डिसाइड करते हैं कि इसकी क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन लाइन से डिसाइड होती है कि किस डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया है, उस एरिया की वो डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में फिर फोर्स लगाएगा वो, कि जिस डायरेक्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगाता है। ऐसा नहीं होता कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेट है उस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, उसका भी पैटर्न होता है किस कैसे कैसे फोर्स लगाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का को हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया, छोटे पार्ट्स में, और उसको ड्रॉ करते हैं कुछ लाइंस की फॉर्म में। उन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन लाइंस से कुछ काफी सारी चीजें हमें पता चलती है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसा फोर्स लगेगा। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड से हमें स्ट्रेंथ पता चलती है
कि कितना तेजी से हमारा फोर्स लग सकता है। अभी तो हमें कुछ पता चल रहा है इस एरिया से कि कहाँ ज्यादा फोर्स लगेगा, कहाँ कम फोर्स लगेगा, लेकिन जब हम इन लाइन्स का यूज करते हैं तो ये हमें देख के बता देते हैं हम कि कहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा मैग्नेट में, कहाँ कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इतना ही लिखिए, बार पहले से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पहले आप एक बार हम इसे मैग्नेट के अराउंड ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे हम इस मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं मैग्नेट के अराउंड। मैग्नेट के बड़ी सी मैग्नेट बना लेते हैं हम थोड़ी सी। मान लीजिए ये हमारी मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कैसे हमारा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड उस लाइन, उन लाइंस की फॉर्म में। लाइंस की फॉर्म में बनाते हैं हम, डायरेक्ट ऐसे एरिया गोला नहीं खींच देते किसी भी, हम लाइंस की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। उस एरिया को हमने छोटे पार्ट्स में ड्रॉ करने का तरीका बनाया, जिस उसको हमें देख के हम काफी सारी चीजें आइडिया लगा सके। एरिया से हम कुछ भी आइडिया नहीं लगा पा रहे थे, तो हमने उसको कुछ फॉर्म में ड्रॉ किया इस तरह से, लाइंस की फॉर्म में, कि हमें आइडिया भी लग जाए कि कैसा वहां पे फोर्स लगेगा और कैसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की कुछ पॉइंट्स पे लिए, पहले हम ड्रॉ करें फिर समझेंगे। ऐसे एक्ट करते हैं, ये रहता तरीका ड्रॉ करने का हमारा। देखिए हमने पूरा बड़ा एरिया नहीं बनाया, ठीक है। पूरा समझते जाइएगा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कैसे लाइंस को ड्रॉ करा जाएगा, वो भी देखते जाइएगा। रैंडमली ड्रॉ नहीं हो रही है। ठीक है, ये देखिए कुछ एरोज बनाते हैं यहाँ पे हम। भाई हमने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन को हम कैसे शो करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग। जैसा मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं किसी चीज के अराउंड, वैसे हम उसके मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू लाइंस की के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन भी शो करते हैं। जिस डायरेक्शन में लाइंस जा रही होगी वही उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो एक छोटी सी चीज से हमें काफी सारी चीजों का आइडिया लगता है। यहाँ से भी ऐसे, यहाँ पर आता है छोटा सा, ठीक है। ये देखिए, तो ये तरीका रहता है हमारा ड्रॉ करने का। ये देखिए, ये हमारा मेथड है। इसको जरा इसको पूरा बना लेते हैं सही से। देखिए क्या तरीका है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का। ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट के अराउंड कि हमने कैसे कैसे ड्रॉ करा है। देखिए क्या हमने पूरा एरिया बनाने के बजाय हमने एक लाइंस की फॉर्म में उस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया छोटे छोटे, और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में ड्रॉ किया जिससे हम कुछ आइडिया भी लगा सके। ये सारी चीजें क्या है, पहली बात ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम क्या बोलते हैं इसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है भाई, जहां जहां भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। हमें जब भी मैग्नेटिक फील्ड को शो करना है ना, हम ऐसा सर्कल गोला नहीं खींच देते उसके अराउंड, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू ही शो करते हैं। ऐसे हम शो नहीं करते कि गोला खींच दिया, नहीं, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होता, पता नहीं चलता। हमें ऐसे पर्टिकुलर स्टडी करने के लिए हमें लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ता है।
हमें मैग्नेटिक फील्ड को जब भी दिखाना हो हम लाइंस दिखा देंगे कि यहाँ पे ये एरिया है, इस डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज से निकल रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि लाइंस भी ऐसे जा रही है। और फिर उसके अकॉर्डिंग उस जब उन लाइंस के बीच में कोई चीज आएगी तो वहां पे वो फोर्स एक्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स, उन लाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए कैसे ऐसे हमने ड्रॉ करें। पहली बात, कुछ इनके लाइंस के पॉइंट है, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है जो फिक्स रहती हैं। क्या प्रॉपर्टी है? पहली दो तीन इसको नेक्स्ट पेज देखेंगे। पहले आप इसको डायग्राम बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी कि आउटसाइड मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। ये सारी लाइंस आपस में ऐसे होगा, आपस में दूर दूर तक जुड़ जाएंगी, कहीं ना कहीं घूम के। देखिए ये ऐसे घूमते आते हैं, यहाँ पे आके जुड़ जाएंगी। ये देखिए ये कुछ ऐसी होंगी जो सीधी होंगी, कुछ सेंटर में सीधी लाइंस भी होती हैं। क्या होता है, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में आती हैं, बाहर मैग्नेट के। लेकिन अगर हम अंदर बात करें मैग्नेट के अंदर, भाई देखिए ये लाइन नॉर्थ से निकली थी, बाहर मैग्नेट से घूम के साउथ में आई। अब मैग्नेट के अंदर बात करें तो मैग्नेट के अंदर तो देखिए डायरेक्शन उल्टी है, क्या नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जा रही है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। पहली प्रॉपर्टी हमने समझी कि डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ टू साउथ बाहर की साइड, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। समझिए बात। दूसरी बात, जितनी ज्यादा किसी एरिया में मैग्नेटिक लाइंस होंगी डेंस, देखिए यहाँ पे डेंस लाइंस है ये सारा एरिया, और दूर दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। जितनी ज्यादा पास रहेंगे डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगे, जहां घनी मिलेंगी, वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। वहां पे होता है ना भाई, जैसे जैसे चीजें पास आते आते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगने लगता है, चीजें बहुत ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बहुत सारी हैं। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा ही हमारा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरी चीज, कभी भी ये लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती। इसका एक स्पेशल आंसर आता है, कैसे लिखते हैं। कभी भी एक लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, क्योंकि कट नहीं करती मतलब ऐसा नहीं होगा आपको कहीं दिख रहा हो कि एक लाइन दूसरे लाइन को कट रही है। पूरे डायग्राम में देखिए कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि एक लाइन दूसरे लाइन को कट करिए, कट भी नहीं करती, इवन टच भी नहीं करती है। इसको थोड़ा देखिए, इवन टच भी नहीं करेगी एक लाइन एक दूसरे लाइन को, ठीक, कहीं भी टच भी नहीं करती एक दूसरे को, ना कट करेंगी ना टच करेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें समझे, पहले देख लीजिए फिर लिखते हैं। चलिए अब लिखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़नी है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझे, मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिससे हमें उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है, उसके बारे में एक अच्छी चीज और पता चल जाती है कि किस डायरेक्शन हमारा फोर्स एक्ट करेगा, वो भी हमें पता लग जाता है इससे। तो पहले इसके प्रॉपर्टीज लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट पहले बात करते हैं मैग्नेट के आउटसाइड। मैग्नेट के अराउंड ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि मैग्नेट ठीक हो। एक केस मैग्नेट का कंसिडर करते, हर जगह सेम रहती है। आउटसाइड मैग्नेट क्या रहेगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं थोड़ा, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के आउटसाइड जाती है नॉर्थ से लेके साउथ तक। लेकिन अगर इनसाइड बात करें तो मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेट कहां जाती है, साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। दूसरा, दे डेंसिटी ऑफ लाइंस शो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है वो बदलता है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उस एरिया में, उतनी तेज हमारा, उतना ज्यादा हमारा फोर्स है, उतनी ज्यादा हमारी फोर्स की स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, फील्ड, ठीक है। ये पॉइंट रहता है, ये पॉइंट लिखा, एक बना भी लेते हैं छोटा सा डायग्राम, थोड़ा आइडिया रहेगा। NS ज्यादा नहीं बनाया, एक आध लाइन ही बनाएंगे।
ये 3 पॉइंट लिखे। दूसरा ये वाला पॉइंट कई बार एग्जाम में आता है, दे नेवर कट ईच अदर। क्यों नहीं कट करते? देखिए बात, आप एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करी। भाई साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती है। तो वो जो कंपास आता है ना हमारा, जो कंपास था हमारा मैग्नेटिक कंपास, जो इस टाइप का होता है कंपास हमारा, जिसमें एक निडल होती है इस टाइप की, ऊपर नॉर्थ लिखा होता है साउथ, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। जो इसकी निडल होती है ना, वो डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। इसका एक पॉइंट ऐसे ऊपर की तरफ होता है रेड, थोड़ा सा रेड होता है, डार्क होता है ऊपर वाला पॉइंट, नीचे नहीं होता, नॉर्थ पॉइंटर। तो इसका जो नॉर्थ पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो इसका नॉर्थ पॉइंटर है निडल का, इससे बदलता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग जगह मैग्नेट के अराउंड रखते हैं और देखते हैं कि निडल किस डायरेक्शन में शो कर रही है, तो हम उस डायरेक्शन में पॉइंट मारते हैं। जैसे सपोज ये हमारी मैग्नेट थी, सिंपल हम ऐसे मान ली मिटाया हमने, यहाँ पे हमने अपने रखा कंपास, तो यहाँ पे निडल ने ये डायरेक्शन शो करी, तो हमने इस डायरेक्शन में एक पॉइंट मारा, इस लाइन को मिला दिया, फिर हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे निडल ने ये डायरेक्शन शो करी, तो हमने ऐसे बना दिया लाइन, यहां पे रखा तो ऐसे बना दिया हमने लाइन। ये क्या है, कंपास ही तो है, और धीरे धीरे घूमते आते कंपास, एक टाइम पे ये कंपास यहां पे इस तरह पॉइंट करने लगता है कि साउथ के अंदर की तरफ, साउथ में अंदर की तरफ, ऐसे। ये तरीका रहता है हमारा ड्रॉ करने का। कैसे ड्रॉ करते हैं हम? यूजिंग कंपास। कंपास से हम पता चल जाता है कि निडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है उसी डायरेक्शन में वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो पॉइंट आता है कट क्यों नहीं करती, इसका रीजन भी आता है, दे नेवर कट ईच अदर, बिकॉज इसका रीजन हम ऐसे देते हैं। देखिए ये कट क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर ये कट करें तो हम एक कंसिडर करते हैं कंडीशन कि अगर ये कट करें तो, बिकॉज इफ दे कट ईच अदर, मान लीजिए इन लाइंस में कंसिडर कट किया मैं, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जैसे डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन कंपास की निडल शो करेगी। यही तो बात है, जो उसका नॉर्थ पॉइंटर है। सपोज मान लीजिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दो मान लीजिए, ठीक है, वैसे बनाते हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कंपास रख रहे होते तो कंपास कौन सी डायरेक्शन शो करता है, सीधी बात है सामने वाली करता, जिस डायरेक्शन में कंपास शो करता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। लेकिन अगर ये कट करती है आपस में, मान लीजिए ऐसे, ये दो लाइंस आपस में ऐसे कट करती है, ये डायरेक्शन आ रही है, ये डायरेक्शन आ रही है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे अपना कंपास रख दूं, ये मैंने अपना कंपास रख दिया यहाँ पे, तो ये बताइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की निडल है वो किस डायरेक्शन में शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, खुद सोच के बताइए। यहाँ पे मैंने जहां पे दो लाइंस कट कर रही थी, इस पॉइंट मैंने अपना कंपास रख दिया, तो किस डायरेक्शन में हमारी जो निडल है वो शो करेगी, किस डायरेक्शन में निडल हमारी शो करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। भाई जिस डायरेक्शन में यहाँ तो सीधे था, जहां पे हम रखते थे उसके ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसकी डायरेक्शन बता देती, सीधी सी बात है। अगर मैंने इस पॉइंट पे लगा जहां पे दो लाइंस कट कर रही है एक दूसरे को, तो किस डायरेक्शन में जाएगी निडल, ऊपर की तरफ ऐसे शो करेगी, यहां से ऐसे शो करेगी ऊपर की तरफ, या फिर नीचे तरफ करेगी, या फिर दो पीस में टूट तो सकती नहीं निडल, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि निडल भाई दो पीस में बढ़ जाएगी, एक डायरेक्शन में बोले तो शो करती है, डायरेक्शन नीचे तरफ बोलती, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या होगा, निडल इस पॉइंट पे दो पॉइंट पे पॉसिबल शो करेगी डायरेक्शन, उसे दो पॉइंट पे शो करनी पड़ेगी निडल को डायरेक्शन, कि इधर भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्या बोलते हैं, देन एट पॉइंट ऑफ कट, क्रॉस सेक्शन, देन पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, इफ
वी पुट, और आप बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि निडल दो डायरेक्शन शो कर दे? इसको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई दो डायरेक्शन में जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, कट करने के बाद तो इसको दो डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी निडल को, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हम यहां पे लिखेंगे, बिकॉज इफ वी पुट कंपास एक मिनट, कंपास एट दैट पॉइंट, needle show two directions, direction which is not possible। भाई पॉसिबल ही कैसे आप बताइए? निडल या तो ऊपर शो कर सकती है, नीचे शो कर सकती है। अगर वहां पे और डायरेक्शन जा तो दोनों डायरेक्शन में रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर भी जा रहे हैं यहाँ से, नीचे भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल ही ऐसा कट कर कि दो डायरेक्शन शो करते हैं, निडल दो बीच में से टूट तो सकती नहीं है, कि एक आधी निडल ऊपर उधर चली गई, आधी निडल बीच में, ये भी पॉसिबल नहीं है। इतना भी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता नहीं है, और ना ऐसा कभी होता कि दो निडल की निडल दो पार्ट टूट जाए। इन टू डायरेक्शन निडल शो टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड which is not possible, is not possible। तो ये आप आंसर लिखेंगे पेपर में। पेपर में पूछते हैं व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट, डोंट कट ईच अदर। क्यों आप लिखेंगे? बिकॉज इफ दे कट ईच अदर देन एट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग इफ वी पुट कंपास ऑन दैट पॉइंट द नीडल शो टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर हमने जहां पे मैग्नेटिक लाइंस कट कर रही है, हम मान के चल रहे हैं ना, तो कट करती कभी, हमने माना कि कट कर रही है, इस पॉइंट पे अगर हमने कंपास रखा तो वो या तो निडल को दो डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। निडल भी एक ही हमारे पास, भाई कंपास में दो निडल तो अब ले नहीं जा सकते, एक निडल है, वहां पे वो दो डायरेक्शन शो करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कट नहीं करती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, दे फॉर्म क्लोज लूप। भाई ये क्लोज लूप बनाती है, सीधी बात दिख रहा है आपको, पूरे क्लोज लूप बन रहे हैं, कट कहीं से कटिंग तो हो नहीं रही, तो ये इससे बदलते हैं, क्लोज लूप बनाती है, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में, एक बार पहले आप इन्हें लिखिए। इन्हीं से सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाते हैं मोस्टली, जितने भी हमारे आते हैं क्वेश्चन पेपर में, चाहे एंट्रेंस में, आगे भी सारे नोट करिए पर इसे। कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतनी चीज आप समझ गए होंगे। एक आध चीज और देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। चीजें ड्रॉ करके रखते हैं, काम आते हैं, ठीक है। क्या? दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर या 90 डिग्री टू सरफेस। इसका मतलब क्या था? जिस सरफेस से निकल रही हैं उसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सपोज जैसे मैग्नेट थी, भाई मैग्नेट ऐसे तो थी, ये मैग्नेट का सरफेस था, नॉर्थ था, यहां से लाइन ऐसे निकल रही थी, तो ये रहेगा कि जब भी मैग्नेटिक लाइन निकलेगी यहां से हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, ये वाला जो है, बाहर निकल के वो मुड़ जाए आपस में, वो बात अलग है, मुड़ जाए लाइन दूर जाके, लेकिन जब ये मैग्नेटिक सरफेस से निकल रही है, मैग्नेट के सरफेस से, वहां पे ही हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कि 30 डिग्री एंगल बना लिया, 60 डिग्री एंगल बना लिया, नहीं, हमेशा फिक्स रहेगा 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स से रिलेटेड है पॉइंट, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, एंड ऑल, ये 7 पॉइंट लिख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एंड, एक मिनट से पूरे लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज, मोशन, चार्ज पे, चार्ज किसी डायरेक्शन में तो मूव करे, चार्ज मोशन, चार्ज मोशन, ऑल आर एंड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इवन मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। सपोज यहाँ पे हम समझा, मान लीजिए हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करके चल रहे हैं, इससे बनाते हैं से, ठीक है, चार्ज हमारा मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, राइट में, चार्ज, चार्ज मोशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं होगी इस तरीके से नीचे की तरफ, मान लीजिए ऊपर से ऐसे कहीं आ रही है भाई, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, उस पर इस तरह फोर्स लगा, उस तरह मूव कर रहा, तो पहले से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नीचे आ रही है, एक ही बना देते हैं, एक ही काफी है। ये पहले से मूव करता, अभी तक इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाया। ये क्या डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोले तो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अगर ये एक्स एक्सिस है, यहां पे थोड़ा सा हम ग्राफ यूज करेंगे, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो हमारा फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो लगेगा या तो बाहर की तरफ जेड एक्सिस में, मैग्नेटिक फोर्स, ये होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स, या तो बाहर की तरफ जेड एक्सिस में, या फिर अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ, या तो ऐसे लगेगा या फिर ऐसे लगेगा। तो ये क्या होता है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक 30 का बना लेगा, एक 40 का बना लेगा, नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कल्स के साथ भी परपेंडिकुलर एंगल बनाती है। ये डायग्राम बना लीजिए यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी जो पेपर में आती हैं अभी तक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछते हैं, प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अराउंड ड्रॉ करवा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट, वो हमने कैसे ड्रॉ करी थी, वो डायग्राम अच्छे से करिएगा। और फिर वो क्वेश्चन कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये वाला क्वेश्चन। ये 2-3 चीजें इस लेक्चर में से आती हैं पेपर में हर बार बोर्ड में, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे।